नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम यहां पे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में रोज का एक टॉपिक करते हैं। तो अब तक हमने 3 भारत के जो राज्य व्यवस्था के मुख्य टॉपिक हैं उनको कर लिया था। पहला किया था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, दूसरा संविधान निर्माण के बारे में, तीसरा किया था संविधान की विशेषताओं के बारे में। तीनों की तीनों क्लासें प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। उसके अंदर हमने आज तक परीक्षाओं के अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत की प्रस्तावना। राज्य व्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है भारत की प्रस्तावना के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भारत की प्रस्तावना के अंदर से। तो आज देखेंगे प्रस्तावना के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें, और कल इसी टॉपिक के ऊपर मैं करवाऊंगा आपको महत्वपूर्ण कुछ 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन बन सके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारत का संविधान, उसके अंदर क्या है भारत की प्रस्तावना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत की प्रस्तावना को। तो देख लेना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये सीधा सीधा प्रश्न क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अभी संविधान की प्रस्तावना या संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला संपत्ति संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं। ये तो थी भारत की प्रस्तावना। अभी देख लेना भारत की प्रस्तावना के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को मैं नोट करूंगा, और उम्मीद करता हूं आप भी इन तथ्यों को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई थी। भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई थी। ली गई थी तो कहां से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई थी भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान के अंदर कहां से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, उसके बाद में देख लेना, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर तथ्य इसका लिख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य तथा परिचय को कहते हैं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं जो जो मैं आपको नोट करवा रहा हूं। 1 नंबर बात तो थी भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई थी, तो भारत की प्रस्तावना कहां से ली गई थी, अमेरिका के संविधान से। और दूसरी, प्रस्तावना कहते किसे हैं, प्रस्तावना कहते हैं संविधान का मतलब संविधान के उद्देश्य तथा संविधान के परिचय को, यानी संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना ही प्रस्तावना कहलाता है। इसके बाद में देख लेना उद्देश्य। उद्देशिका का आधार क्या होता है, उद्देशिका का आधार। उद्देशिका का उद्देशिका के आधार के बारे में अगर पता करना है तो देख लेना, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव
रखा था। क्या रखा था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसमें उन्होंने क्या बताया था? उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर संवैधानिक संरचना के ढांचे तथा दर्शन की झलक थी। इसके अंदर देख लेना, संवैधानिक, इसके अंदर संवैधानिक दर्शन की झलक थी। ठीक है, इसके अंदर झलक थी जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसके अंदर क्या थी? संवैधानिक दर्शन की झलक थी। मतलब कि संविधान के ढांचे के बारे में उन्होंने मूल मूल बातें बताई थी कि भारत का संविधान ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो उसी से उद्देशिका की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ही प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। मतलब कि जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसी से ही प्रस्तावना की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ही प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। तो इस प्रस्ताव को देख लेना, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर मेन बात क्या थी? इसके अंदर संवैधानिक दर्शन की झलक थी। मतलब कि भारत के संविधान के बारे में बताया गया था, भाई भारत का संविधान कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, क्या कुछ होगा। तो इसको स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के निकलते हैं। एक तो भारत के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, यह दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और दूसरा, कब लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव? कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद में देख लेना प्रस्तावना के तत्व क्या है। अब प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तावना के तत्व के बारे में पूछे, प्रस्तावना के तत्व है तो सबसे पहले आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना के अंदर जिक्र किस बात का आएगा? हम भारत के लोग। क्या है मेन? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही हैं। इस प्रस्तावना के क्या है? तत्व है। ठीक है, हम भारत के लोग ही प्रस्तावना के क्या हैं? तत्व। दूसरी बात आ जाती है संविधान की या भारत की प्रकृति कैसी है। यानी प्रस्तावना को पढ़ के भारत की प्रकृति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है? तो देख लेना भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। गणतांत्रिक राज्य। यानी प्रस्तावना को पढ़ के ही भारत की जो प्रकृति है उसके बारे में पता लगा लेते हैं हम। तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश है या राज्य है। उसके बाद में संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य 3 नंबर महत्वपूर्ण बिंदु है प्रस्तावना का। संविधान के उद्देश्य, मतलब कि संविधान के उद्देश्य क्या क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या होंगे? एक तो भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, तो 1 नंबर उद्देश्य हो जाएगा इसका न्याय। और दूसरा, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा समता और बंधुत्व।
मतलब कि समता, सभी को समान नजर से देखना या सभी के लिए कानून समान होना। और दूसरा उसके बाद में क्या हो जाएगा, बंधुत्व, मतलब कि सभी एक दूसरे के साथ में भाईचारे से रहेंगे, बंधुत्व। ये हैं संविधान के उद्देश्य। ये सारी बातें प्रस्तावना को पढ़ के ही पता लगाई जा सकती हैं। भारत की प्रकृति कैसी है, भारत प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। और इसके बाद में लास्ट और नेक्स्ट बात है संविधान लागू होने की तिथि, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। संविधान लागू होने की दिनांक, तो किस दिन लागू हुआ था, 24 नवंबर 1949। ठीक है, ये तो थी महत्वपूर्ण बातें। अभी बात करते हैं संप्रभु किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, इन सब के बारे में। तो संप्रभु, सबसे पहले हेडिंग लगा लेना संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब होता है भी हम भारत के लोग हैं ना, जो हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी दबाव नहीं होगा, इसे संप्रभु बोलते हैं। यानी भारत सरकार के ऊपर ऊपर किसी भी तरह का कोई आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं होगा, आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं होगा। कोई भी दबाव नहीं होगा इसके पास, कोई भी दबाव नहीं होगा। यानी इसके पास या ना तो कोई आंतरिक शक्ति है, ना तो कोई अंदर इसके ऊपर दबाव बना सकता है। देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसका कोई भी, जो भारत के अंदर केंद्र में सत्ता है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं है। दूसरी बात, न ही बाहर से किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी भी व्यक्ति का कोई भी दबाव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। ये तो थी संप्रभु की बात। संप्रभु किसे कहते हैं, प्रस्तावना के अंदर पहला शब्द है ना। अभी दूसरे शब्द की बात कर लेते हैं। तो दूसरा शब्द प्रस्तावना के अंदर क्या है, दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी सबसे पहले तो देख लेना, प्रस्तावना के अंदर एक बार संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और ये किया कब था, 1976 में किया गया था। जो समाजवादी शब्द है ना, इसको प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। जब प्रस्तावना बनी थी तब प्रस्तावना के अंदर ये समाजवाद शब्द नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही यहां पर राज करती है। ठीक है, ये मतलब होता है समाजवाद का, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही यहाँ पे राज करती है। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंदर। कौन कौन से, एक समाजवाद था, एक धर्मनिरपेक्ष, सॉरी, समाजवादी था, एक पंथ निरपेक्ष था, और तीसरा शब्द क्या था, अखंडता था। ठीक है, इसके बाद में शब्द आ जाता है अखंड, सॉरी, पंथ निरपेक्ष। 3 नंबर महत्वपूर्ण शब्द है ये, पंथ निरपेक्ष।
इसको भी कब जोड़ा गया था? इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है भी कब जोड़ा गया था, या भारत की जो मूल संविधान प्रस्तावना थी उसके अंदर था, या इसको बाद में जोड़ा गया था। तो इसको बाद में जोड़ा गया था। इसका सिर्फ इतना ही याद कर लेना, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। ठीक है, इस पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद कर लेना है कि इसको कब जोड़ा गया था। तो इसको कब जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में जो शब्द आता है, उसके बाद में शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है, मतलब प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की जिक्र है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सर्वोच्च शक्ति है ना जो, वो किसके हाथ में है? सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। किसके हाथ में है? जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होना ही लोकतांत्रिक शब्द का मतलब है। ठीक है, इसके बाद में जो शब्द आता है, इसके बाद में बारी आती है न्याय की, सॉरी गणतंत्र की। इसके बाद में बारी आती है गणतंत्र की। 5 नंबर शब्द आइए, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। मतलब कि जो राजनीति सत्ता है वो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सभी को अपनी अलग अलग शक्तियां दी गई है। जितने भी लोग भारत के अंदर राज करते हैं या भारत की सत्ता संभालते हैं, सभी के कार्यों का मतलब कि विखंडन किया गया है। सभी के कार्य करने का क्राइटेरिया रखा गया है। कोई भी प्रस्तावना के उल्ट या संविधान के उल्ट जाएगा तो उसको कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, उन सभी का जो उल्लेख है वो संविधान के अंदर है। इसका गणतंत्र का शब्द लिख लेना, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सर्वोच्च शक्ति नहीं है। ये थी गणतंत्र। ये जो 5 शब्द हैं, इन पांचों शब्दों का मैंने अपनी तरफ से मतलब समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में आ जाती है न्याय की बात। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात, न्याय की बात। न्याय कितने हैं? एक तो सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है और एक राजनीतिक न्याय है। कितने न्याय हैं? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के अंदर, सामाजिक न्याय कहते किसे हैं? न्याय के अंदर देख लेना, हर व्यक्ति के साथ, न्याय के अंदर मतलब कि भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग, लिंग, समाज आदि के आधार पर कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है हमारा सामाजिक न्याय। ठीक है, मतलब कि न्याय के अंदर चाहे वो गोरा है, काला है, चाहे दिहाड़ी करता है, चाहे आईएएस ऑफिसर है,
सबको एक समान नजर से देखा जाता है, इसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। इसके बाद में 2 नंबर न्याय की बात आती है आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय की चर्चा करेंगे। आर्थिक न्याय यानी किसी भी व्यक्ति को आर्थिक कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। आर्थिक कारणों की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये होता है आर्थिक न्याय। मतलब कि कोई गरीब है या अरबपति है, सभी को एक समान नजर से देखना ही आर्थिक न्याय है। इसके बाद में 3 नंबर आ जाती है राजनीतिक न्याय। 3 नंबर न्याय कौन सा आ जाता है? राजनीतिक। राजनीतिक न्याय मतलब कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये थी भारत की प्रस्तावना के अंदर 3 न्याय। कौन कौन से? एक राजनीतिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक सामाजिक न्याय। इसके बाद में इन तीनों न्याय की बात कहां से ली गई है? तो 1917 के अंदर जो रूस के अंदर क्रांति हुई थी ना, इन तीनों शब्दों को वहां से उठाया गया है। 1917 में रूसी क्रांति, लिख लेना, रूसी क्रांति से इस न्याय की अवधारणा को लिया गया है, लिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको न्याय के बारे में भी सब कुछ पता चल गया हो गया। इसके बाद में बात करते हैं स्वतंत्रता की। मतलब कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं? जो संविधान के अंदर बात कर रखी है ना, स्वतंत्र है प्रस्तावना के अंदर, ऐसे हैं वैसे हैं, तो स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता कैसे कहते हैं, कैसे कहते किसे हैं? तो देख लेना, लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक, लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। मतलब कि कोई भी लोग काम करेंगे लेकिन लीगल काम होना चाहिए। कोई भी काम करेंगे, उस काम को करने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के हाथ में या किसी भी व्यक्ति के रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। हर काम करने की स्वतंत्रता है भारत के हर नागरिक को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, अनुसूचित जनजाति का है या सीधे ओबीसी जनरल, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग, तो कोई भी काम कीजिए आपको भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, न कि आपके रास्ते। लेकिन काम आपका लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं अनलीगल काम के अंदर सरकार का साथ मांगोगे आप। ठीक है, इसके बाद में प्रस्तावना के अंदर मौलिक अधिकार के जरिए, लिख लेना, प्रस्तावना के अंदर मौलिक अधिकार है ना हमारे भारत के अंदर, संविधान के अंदर, मौलिक अधिकार के जरिए हमें धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। हमें धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस किस की है? हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद में देख लेना, इसके बाद में जो समता शब्द है, समता शब्द किसे कहते हैं? तो देख लेना,
समता शब्द का अर्थ है हर किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, मतलब कि कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग के लिए कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं है। ये होती है समता, मतलब कि सभी वर्ग, आप ओबीसी से हैं, आप जनरल, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, किसी भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, सभी वर्ग एक समान है, किसी भी वर्ग के लिए कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। इसके बाद में समता के 3 आयाम होते हैं, वो आयामों को लिख लेना कौन कौन से होते हैं। समता के 3 आयाम होते हैं। एक तो नागरिक नागरिक समता होती है, दूसरी होती है राजनीतिक और तीसरी होती है आर्थिक। राजनीतिक और, ये 3 प्रकार की समता के आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नागरिक होता है, एक राजनीतिक होता है और एक आर्थिक होता है। ये तीनों आयामों की बात भारत के प्रस्तावना के अंदर दे रखी है। इसके बाद में शब्द आता है बंधुत्व। कौन सा शब्द आता है? बंधुत्व। बंधुत्व शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना, बस। भाईचारे की भावना को ही बंधुत्व कहा जाता है। संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। संविधान, भारत का संविधान है ना, जो भारत का संविधान एकल नागरिकता से बंधुता या भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता तो नहीं है। भारत के संविधान के अंदर हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता लेनी होती है, न कि अलग अलग स्टेट की। हम जैसे पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब की कोई अपनी अलग नागरिकता नहीं है, राजस्थान की कोई नहीं है, हरियाणा की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के पास एक ही नागरिकता है, मतलब कि भारत का नागरिक भारत के अंदर किसी भी कोने के अंदर रह सकता है। ठीक है। उसके बाद में, तो ये थी दोस्तों आपकी प्रस्तावना। ठीक है, मैं एक बार सभी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। संविधान का उद्देशिका का आधार क्या है? उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है ये, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में इसमें संविधान दर्शन की झलक होती है। किसके अंदर होती है झलक? प्रस्तावना के अंदर। किसके अंदर झलक होती है संविधान दर्शन की? प्रस्तावना के अंदर। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व के बारे में मैंने बताया था, हम भारत के लोग। प्रस्तावना के अंदर सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहले शब्द, 4-5 शब्द हैं जो यही है, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना के तत्व क्या हो जाएंगे? हम भारत के लोगों को ही प्रस्तावना के तत्व कहा गया है। उसके बाद में भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसा राज्य है भारत? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद में संविधान के उद्देश्य है। भारत के संविधान के मेन उद्देश्य हैं, एक तो न्याय, एक स्वतंत्रता, एक समता और बंधुत्व। इन चारों शब्दों का उल्लेख मैंने आगे आने वाली स्लाइडों के अंदर बहुत ही अच्छे से किया है, बहुत ही अच्छे से इन शब्दों को समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में संविधान लागू होने की तिथि, तो 24 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद में संप्रभु। संप्रभु कैसे कहते किसे हैं? भारत सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ना तो आंतरिक दबाव है और ना ही बाहरी दबाव होगा।
इसे क्या कहते हैं, संप्रभु। उसके बाद में भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक देश का मामला हो चाहे वो बाहरी देश का मामला हो, किसी भी प्रकार का निर्णय लेगा तो भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में शब्द आता है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द ऐसा शब्द है जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ये बात याद रख लेना। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे जोड़ा था। तो समाजवादी का अर्थ क्या आता है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही यहाँ पे रूल करती है या राज करती है। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। इसके बाद में लोकतांत्रिक, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। इसके बाद में देख लेना गणतंत्र, मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी किसी भी प्रकार का शासन नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, न्याय। प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग, लिंग, समाज आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि सभी को समान देखा जाएगा। इसके बाद में आर्थिक, आर्थिक न्याय के अंदर आर्थिक कारणों की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना ही आर्थिक न्याय कहलाता है, मतलब कि आप अमीर हो आप गरीब हो लेकिन संविधान के अंदर, संविधान की नजरों के अंदर आप सभी एक समान हो। इसके बाद में बारी आती है राजनीतिक न्याय की। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के पास समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद में देख लेना इन तीनों न्याय की बात कहां से की गई थी? 1917 की रूसी क्रांति से इन तीनों न्यायों की बात की गई थी। इसके बाद में बारी आती है स्वतंत्रता। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। भारत के लोग किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं अगर वो आपका काम लीगल है तो। ठीक है। इसके बाद में प्रस्तावना के अंदर मौलिक अधिकारों के जरिए हमें धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद में समता, किसी भी वर्ग के लिए कोई भी विशेषाधिकार, अलग से विशेषाधिकार नहीं है किसी भी वर्ग के लिए, मतलब कि सभी वर्ग भारत के अंदर एक समान है। भारत के संविधान की नजरों में सभी वर्ग को एक समान नजर से देखा जाता है। उसके बाद में समता के 3 आयाम होते हैं, कौन कौन से? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक आयाम। इसके बाद में बारी आती है बंधुत्व की। बंधुत्व किसे कहते हैं? भाईचारे की भावना को ही क्या कहा जाता है? बंधुत्व कहा जाता है। तो प्रस्तावना, भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है ना भारत के संविधान के अंदर, मतलब कि भारत के देश की एक ही नागरिकता हमें लेनी पड़ती है। तो एकल नागरिकता बंधुत्व या बंधुता को भावना, बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद में तो दोस्तों ये थी आपकी उद्देशिका या ये थी आपकी प्रस्तावना। उम्मीद करता हूं ये प्रस्तावना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।